From the Uddhav Thackeray Sena, we have Mr. Anand Dubey with us. Anand Dubey जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या हाल है सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। जबरदस्त जबरदस्त। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी उद्धव ठाकरे सेना को, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो उद्धव जी ने अब कह दिया है कि भैया मैं तो अयोध्या अभी नहीं जाऊंगा, अपने वक्त से जाऊंगा, नंबर एक। नंबर दो, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग गए थे तब अकेले बाला साहब खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हाँ, हम तो गर्वान्वित हैं कि अगर ये शिवसैनिक थे। क्योंकि आपको याद होगा सुंदर सिंह भंडारी साहब ने यह कहा था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, दे वर नॉट बीजेपी वर्कर्स, दे वर नॉट वीएचपी वर्कर्स, दे मस्ट हैव बीन शिव सैनिक्स, ऐसा कहा था उन्होंने। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि श्री राम के ठेकेदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अब आप बताएं सर, खुद आनंद दुबे जी। राजीव सर, प्रदीप सर, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अयोध्या हम पहले भी जाते रहे हैं। 2018 में गए थे, 2020 में एज अ मुख्यमंत्री उद्धव साहब गए थे, 2022 में आदित्य ठाकरे जी 15 जून को, जिसके 5 दिन के बाद ही हमारे कुछ विधायक टूटकर हमसे गए थे। तो हम समय समय पर जाते हैं। 2020 में तो बाकायदे 1 करोड़ रुपए का ऑफिशियली चंदा राम मंदिर के निर्माण में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने दिया। तो हम राम भगवान को कितना मानते हैं, ये इस बात का प्रतीक होता है। सबको पता है कि जब ये आंदोलन 1990 के बाद चरम पर आया तो इसमें शिवसेना की क्या भूमिका रही। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भी रही, आरएसएस रही, बजरंग दल रही, विश्व हिंदू परिषद रही और देश के कोने कोने से आए हुए लाखों कार्यसेवकों की अहम भूमिका रही। तब जाकर इस आंदोलन को तेजी मिली और ये आंदोलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो लोग सरकार में बैठे हैं और वो अगर मंदिर बनवा रहे हैं और उनके पास ये आयोजन का जिम्मा है कि आप लोगों को इसमें बुलाइए, इसमें लोगों को न्योता दीजिए, तो वो आज उस बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी को इसलिए भूल गए क्योंकि आज वो पार्टी उनके साथ नहीं है। यदि हम उनके साथ होते तो जरूर हमें वो बुलाते, हमें अपने बगल में बिठाते। यही तो राम राज्य में हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अब राम की बात तो कर रहे हैं लेकिन राम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। राम भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन राम भगवान के चरित्र को जी नहीं रहे हैं। राम भगवान कहते हैं कि सबको लेकर चलिए, न जाति में भेद हो, न धर्म में भेद हो, न ऊंच नीच में भेद हो, न छोटे बड़े का भेद हो, सब समान है। उसी को राम राज्य कहते हैं और ये लोग यही भूल गए। तो खैर, ये इनका अहंकार है। एक समय आएगा कि जब इनका अहंकार टूटेगा और हम न्योता आए चाहे न आए हम तो वहां जाएंगे। अब चूंकि 22 तारीख के दिन हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि उस दिन इन्होंने एक प्रोटोकॉल लगा रखा है कि जिसको न्योता है वही आएगा, उसको गाड़ी का पास दिया जाएगा, उसको ही दर्शन की सुविधा होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस दिन तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर हम वहाँ जाएंगे। रामलला भगवान के हम दर्शन भी करेंगे और हमेशा ही करते रहे हैं। हम तो बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं जिनकी कितनी बड़ी भूमिका रही कि सुंदर सिंह भंडारी जैसे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाई ये जो बाबरी ढांचा है ये हमारे लोगों ने नहीं तोड़ा है, हमारा कोई संबंध नहीं, पूछो कोई शिवसैनिक होंगे, वहाँ शिवसेना के नारे लग रहे थे। तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि यदि हमारे शिवसैनिकों ने उसे गिराया है तो मुझे इस बात का गर्व है, बड़े सौभाग्य की बात है कि शिवसैनिकों ने यह काम किया है। तो अब उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और आज हमें सर्टिफिकेट देना पड़े कि हम हिंदू हैं या हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, तो मैं नहीं समझता कि अब इसमें कोई तर्क है। आनंद जी, द मेन चीज क्या है, एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि बाला साहब ठाकरे जी का 2 एम्बिशन थे। बोले कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 2 चीज मैं इमीडिएटली करूंगा, एक राम मंदिर का पुनर्निर्माण और दूसरा आर्टिकल 370। दैट इज व्हाट एकनाथ शिंदे जी कहना। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि और सिर्फ नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी जी ही बाला साहब ठाकरे जी का जो एम्स है उसको फुलफिल किया, जो सपना था वो फुलफिल कर दिया। बोले कि हम विचार लेके चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी का विचार लेके चल रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो बाला साहब ठाकरे जी के जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर दिया। मगर आदित्य ठाकरे जी शायद कहा कि
बाला साहब ठाकरे जी को भी भूल गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भूल गए और मुरली मनोहर जोशी को भी भूल गए। तो आदित्य ठाकरे जी कहां तक सही है आनंद दुबे जी? देखिए, जहां तक बात है धारा 370 आर्टिकल 370 को हटाने की, तो शिवसेना वो पहली पार्टी है जिन्होंने सरकार का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और ये हमारी भी बहुत पुरानी मंशा रही है कि कश्मीर से धारा 370 हटे, वहाँ के कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन हो, भाईचारा आए और एक विकसित कश्मीर बनकर आ गया है। दूसरी बात, अब राम मंदिर बने, राम मंदिर निर्माण हो, ये बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा रही है, इसे कोई इनकार नहीं कर रहा है। हम तो वही कह रहे हैं कि हम उन राम भगवान को मानते हैं, उन बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं। यदि आज हम भारतीय जनता पार्टी के एलाय होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं बुलाती? मेरा एक प्रश्न है देश की जनता के सामने आपके माध्यम से, क्या हमें बुलाती कि नहीं? जरूर बुलाती और बगल में बिठाती और यहाँ तक कि गर्भगृह में भी हमारे नेताओं को ले जाती। लेकिन चूंकि उनके साथ नहीं है, इसलिए न तो गर्भगृह में ले जा रही है, न उस दिन हमें न्योता दे रही है। ये दोहरी नीति क्यों? क्या लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार पार्टियों को नहीं है? क्या जनता को विपक्ष में बैठने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अगर सरकार तानाशाह है तो जनता का भी बहुत बड़ा वर्ग विपक्ष में बैठता है और लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस सरकार को चुस्त और दुरुस्त करिए, जहां इसकी गलत नीति है उसका विरोध करिए। हम वही तो कर रहे हैं। आपका बड़ा दिल हम तब मानते जब आप हमें बुलाते और कहते कि भले हमारी पार्टियां अलग अलग आज विचारधाराओं पर हैं, अलग अलग छोर पर खड़ी हैं, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी की उस समय बहुत बड़ी भूमिका रही है, आप एक हिंदूवादी पार्टी रहे, इसके लिए हम आपको बुलाते हैं, आपका मान सम्मान और बढ़ता। अब आप सोचिए कि आप सीपीएम और सीपीआई को बुला रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को बुला रहे हैं, लेकिन आप शिवसेना को नहीं बुला रहे। इसका मतलब आप शिवसेना से कितना डरते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जैसे उद्धव ठाकरे जी मोदी साहब के बगल में बैठेंगे, श्रेय लोग उद्धव ठाकरे जी को देने लगेंगे, क्योंकि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र है। तो आप डरिए, आप डरिए। अब हम क्या कर सकते हैं? आपका क्षेत्र है डरना, हमारा क्षेत्र है निडरता से काम करना, और जब सही समय आएगा तो हम फिर आएंगे। हम मैदान में तो है ही है ना, हम तो थोड़े से 2 कदम पीछे हुए हैं ताकि 4 कदम और आगे आ सकें। तो जब सही समय आएगा तो हम आएंगे। आनंद जी, दूसरा है कि ये संजय निरुपम वर्सेस संजय राउत, जो संजय राउत जी का जो झगड़ा चल रहा है, 23 सीट्स आपने मांगा है, आपने कहा कि हम क्वालिफाई करते हैं 23 सीट्स के लिए बिकॉज उतना हमारा एमएलए एमपीज है। मगर संजय निरुपम जी का कहना था कि ये अजीबोगरीब आपका मांग है। संजय राउत जी ने क्लियर कट कहा कि हमने डायरेक्ट जो हाई कमांड है कांग्रेस का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, उनसे ऑलरेडी चर्चा किया है और हमको 23 सीट चाहिए एमपी का। तो 23 सीट्स आपको मिलेगा। बाला साहेब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर जी अगर कह रहे हैं कि अगर मैं अलायंस में आऊंगा तो मुझे 12 सीट चाहिए। तो 23, 12 तो कैसे गिनती होगा? कैसे आपको लग रहा है ये सही ढंग से होगा? बिकॉज कांग्रेस, संजय निरुपम जी ने टोटल विरोध किया, बोलते कि ये चलेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? देखिए, यदि पिछले 10 साल से पूरे राज्य में हम कुछ सीटों पर काम कर रहे हैं और हम उतनी सीटें ही लड़ते हैं और उतनी ही जीतते हैं, 10 साल का आपको पूरा आंकड़ा बता रहा हूं, तो क्या करें? अब हम 2 सीट पर लड़ें, बाकी सीटों को भूल जाएं? अरे भाई, ये हो नहीं सकता। राजनीति में, राजनीति कैडर से चलती है, कार्यकर्ताओं से चलती है। अगर कार्यकर्ताओं का उमंग है कि हम पिछले 10 सालों से 23 सीटें लड़ते हैं और 18 जीते हैं, तो इस बार भी हम 23 ही लड़ेंगे ना। हम बल्कि इस बार कोशिश करेंगे कि 23 की 23 जीत जाए, ये हमारी कोशिश होगी। अब कोई आकर हमें कहे कि भैया आप तो अभी आपके लोग छोड़कर आपको चले गए हैं, आपकी पार्टी टूट गई, आप कमजोर हो गए, तो भैया अगर कैंडिडेट नहीं बोले, आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो अगर कोई किसी को छोड़कर चला जाता है शरीर लेकर, लेकिन पार्टी तो वहीं खड़ी है। हम हमेशा कहते हैं कि 2 शिवसेना नहीं है, शिवसेना एक ही है। जो असली शिवसेना है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है, और जो कथित शिवसेना अपने आप को कह रही है वो एक गुट है, जो कि 12 जनवरी से पहले समाप्त हो जाएगा। ये आपको भी पता है। चुनाव विधानसभा स्पीकर का जो फैसला आएगा अयोग्यता का, उसमें सब के सब हार जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और ये लोग कभी अब दोबारा चुन के नहीं आएंगे। न कोई सांसद चुन के आएगा, न कोई इनके नगर सेवक, न कोई एमपी एमएलए। क्योंकि उसका कारण है कि
ये बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के आशीर्वाद से चुनकर आए थे। जब आशीर्वाद ही इनके साथ नहीं है तो चुन के भी नहीं आएंगे। अब कोई उनको तर्क दे, उनको आधार बनाए कि भैया अब आप कमजोर हो गए, तो हम समझते हैं कि हमारा जो डायलॉग है वो सेंट्रल जो लीडरशिप है कांग्रेस का उसके साथ चालू है। और आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और वेणुगोपाल साहब, इनके साथ हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत साहब का डायलॉग चालू है। अब बीच में अगर कोई भी कहीं से भी निकल के आता है और कहेगा कि ये नहीं वो, तो इतना अब हमारे पास समय नहीं कि हम इस पर टिप्पणियां देते फिरे या इस पर हम कोई विश्लेषण करें, इतना समय नहीं। लेकिन आनंद दुबे जी, संजय निरुपम जी ने सिर्फ आप ही की बात नहीं की है, उन्होंने एनसीपी की भी बात करी। उन्होंने ये कहा है कि शिवसेना का वोट शेयर अभी कितना है किसी को मालूम नहीं है, एनसीपी का वोट शेयर कितना है किसी को मालूम नहीं है, कि दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं, सिर्फ अकेले कांग्रेस कायम है। कांग्रेस का वोट शेयर क्या है वो सबको मालूम है, ऐसा संजय निरुपम जी ने कहा। इस समय महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा वोट शेयर किसी पार्टी के पास है तो उस पार्टी का नाम शिवसेना है, उसके नेता आदरणीय उद्धव बाला साहब। लेकिन क्या संजय निरुपम जी कांग्रेस में हैं अभी? मतलब मुझे अब मैं वही बता रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि आदरणीय संजय निरुपम जब भी किस पद पे हैं, क्या जिम्मेदारी है उनको, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ कि आज महाराष्ट्र में सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई है तो शिवसेना है, जिसके पास 18 सांसद हैं। उस सांसदों में से अगर आप ये तर्क देंगे कि इसमें 10-12 चले गए हैं तो शरीर लेके गए हैं। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, शरीर के जाने से भी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। आत्मा वहीं रहती है जहाँ उसे रहना होता है। तो आत्मा होती है पार्टी का कैडर, पार्टी का जो जन समुदाय है, जो आधार स्तंभ है, गढ़ प्रमुख, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, वो सब तो आज भी हमारे साथ है। तो आप करा दीजिए, एक लिटमस टेस्ट करा देते हैं और देख लेते हैं कि कौन क्या है। आपने अंधेरी का उपचुनाव देखा था, ऋतुजा लटके का, वो भी एक टेस्ट था जिसमें हम उपचुनाव में कितनी शानदार जीत हमने जीती थी। और उसमें तो हमें नया नया हमारा चुनाव चिन्ह जो मशाल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तब तो एकदम नया था, तब हम जीत गए। तो आज तो जन जन के मुंह पर एक ही है कि मशाल कर रही है धमाल, उड़ा देगी यही गुलाल, हो जाएंगे सब लाल लाल। तो ये मशाल जो है अब जैसे जैसे बढ़ेगी, अंधेरा छटेगा और बादल हटेंगे और मशाल हमारा आगे तेजी से उजाला बरसाएगा। ध्रुव जी, 22 जनवरी 12:22 प्राण प्रतिष्ठान नरेंद्र मोदी जी, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का कहना है पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है इस दृश्य को देखने के लिए। मगर संजय राउत जी ने आगे जाके कहा कि ये पूरे इवेंट बीजेपी हाईजैक किया है। बोले हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये इवेंट बीजेपी ने हाईजैक कर दिया है। और ये जिस प्रकार से प्रोग्राम फिट कर दिया है, एक बड़ा सेलेस्टियल इवेंट के तरीके से इसको सजा रहा है, वो ठीक नहीं है। संजय राउत जी का इस कहने पर आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए? 500 साल के बाद, 550 साल के बाद रामलल्ला वापस आ रहा है लोगों के बीच में। बोले दिवाली हम लोग मनाते हैं जब 14 साल के वनवास के बाद राम वापस अयोध्या जाते हैं, तो आज तक दिवाली मना रहे। तो 550 साल के बाद जब आ रहे हैं रामलल्ला, तो क्या नहीं मनाएंगे? बिल्कुल मनाना चाहिए और हम लोग भी इस मनाने में शरीकी होना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अब कोई न्योता ही नहीं दे रहा, तो हम करें क्या? हम अगर वहाँ नहीं जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लोग आ नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें कोई बुला नहीं रहा तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप उस लायक नहीं हो कि हम आपको बुला सकें। तो हम तो बड़े इसमें है कि क्या करें। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को आगे करके और खास करके जो ट्रस्ट है जिसके ऊपर पूरा दायित्व है इस मंदिर को निर्माण करना, इसका प्रबंधन संभालना, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग बैठ गई है पीएमओ की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, जिसमें आपको याद होगा कि निपेंद्र मिश्रा जो बहुत बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो इस समय राम मंदिर के निर्माण का काम देख रहे हैं, तो वो लोग सब सुपरवाइजिंग कर रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन हमारा करीबी है कौन हमारा दुश्मन है। तो अब ये लोग तय करें। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक अपना इवेंट, जबकि देश का इवेंट होना चाहिए था, ये राष्ट्र संपत्ति है, राम भगवान हम सबके आदर्श के साथ साथ हम सबके एक पालक है, गार्जियन है, तो उनको कैसे एक पार्टी से जोड़ा जा सकता है? गार्जियन तो सबका होता है, घर का बड़ा जो होता है वो सबके लिए बड़ा होता है।
तो अब उसमें कैसे लोगों ने बांट दिया है। अब देश की जनता को समझाना पड़ेगा कि देखिए ये एक प्रकार से एक तरफा राजनीति करते हैं और ये आने वाले लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो सब करने लगेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई, कल कोई और पार्टी पावर में आ जाएगी तो वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाएगी, तब देश अपने हिसाब से नहीं चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान तब अपने हिसाब से नहीं चल पाएगा। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एक रास्ता दिखाया है कि सबको साथ लेकर चलिए, समरसता का भाव दिखाइए, जाति धर्म और प्रांत भाषा इसमें कोई भेदभाव न हो, वो भाव लेकर आप चलिए। तो हम यही इंतजार करेंगे कि भगवान इन नेताओं को सद्बुद्धि दे। लेकिन आनंद मुबे जी, अब तो बहुत क्लियर हो गया ना, स्पष्ट हो गया है कि 2024 के बाद संविधान में भी बहुत संशोधन आएंगे। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि शायद 350 सीटें आए हैं, 400 सीटों की भी बात कही जा रही है, हो सकता है 400 प्लस सिर्फ बीजेपी के। राहुल गांधी जी का जो रिकॉर्ड था 419 का, वो शायद तोड़ दिया जाएगा रामलला की वजह से। तो संविधान जो है वो रहेगा क्या, पूछ रहा हूं आपसे। देखिए कहीं कोई 400 पार नहीं आने वाला है। जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो भी सर्वे आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। सर कांटे की टक्कर तो बता रहे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी क्या कांटे की टक्कर रही सर। मैं बता रहा हूँ क्या जबरदस्त मेजॉरिटी आई हर जगह। राजीव सर देखिए, वो विधानसभा का चुनाव था, ये देश का चुनाव है जी। देश के चुनाव में दो बड़ी पार्टियां लड़ रही, एक का नाम इंडिया गठबंधन है और एक का नाम एनडीए गठबंधन है। हमने एक चीज देखा है कि अगर हमारी रणनीति ये हो जाए कि एक सीट एक उम्मीदवार, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हम जीतने नहीं देंगे। उसका कारण समझाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, 40 से 42% वोट बैंक को लेकर चुनाव जीतते आए, कहीं कहीं 45 भी पाते हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन सब इकट्ठे हो जाए और पूरी निष्ठा से एक मंच पे आ जाए, तो करीब करीब 58-60% वोट उनके पास है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन चूंकि अब ये अभी बहुत जल्दबाजी रुझान कहूंगा, क्योंकि अब कोई चुनाव नहीं हुए हैं, कोई चुनाव हो जाए, लोकसभा का चुनाव सबसे पहले आएगा, उस पर आपको दिखेगा कि अगर इंडिया गठबंधन एक सीट एक उम्मीदवार पे पूरे देश में लड़े तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हराया नहीं जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटों पर लाकर रोका जा सकता है और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ इंडिया गठबंधन सीटें जीत सकती है। लेकिन एक लेकिन शब्द उसमें लगा रहा हूं, उसके लिए आपसी मतभेद छोड़कर, ये छोटी मोटी कहासुनी छोड़कर, एक बड़ा दिल दिखाते हुए छोटे बड़े सभी दलों को एक समान सम्मान देते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यह फार्मूला कामयाब हो सकता है। और इसके पहले भी हुआ है, पीछे अगर आप जाएं तो 77 में भी ऐसे ही जनता पार्टी ने बहुत बड़ा चुनाव जीता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वयं चुनाव हार गई थी, कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो ये जीवन है, लोकतंत्र है, हार जीत होते रहती है, लेकिन सही रणनीति सही ढंग से काम तो करना पड़ेगा। मगर आप जो बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का युति होना चाहिए, मगर युति कहाँ। शरद पवार साहब ने कहा कि कन्वीनर नीतीश कुमार को बनाइए, तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही कन्वीनर बना, कांग्रेस ने अपॉइंट कर लिया। ममता बनर्जी ने खड़गे साहब को प्राइम मिनिस्टर बोल दिया। केजरीवाल जी भी बोले थे, ही इज रिफ्यूज्ड, बोले कि पहले हम जीतेंगे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। शरद पवार साहब ने फिर बोले कि हमको प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है, पहले चुनाव हम लोग लड़ लेते। फिर सनातन धर्म वाले इश्यूज में डीएमके हिंदुत्व के बार हिंदुत्व के खिलाफ बोलने कंटिन्यूस डीएमके के विचार है। सीपीएम तो खुलेआम बोले राहुल गांधी जी आप केरल से मत लड़िए, आप केरल से लड़कर हमको हराओगे, आप जाके कोई बीजेपी के खिलाफ लड़िए। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं सामने इंडिया अलायंस में, तो कहां सॉल्व होगा। आपके पास वक्त नहीं है, इनफैक्ट उद्धव ठाकरे जी इस चीज को हाईलाइट कर रहा था, बोले हमको एक साथ फटाफट कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मई के बाद ये पूरे डिक्टेटरशिप हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं होगा। देखिए चुनौती तो है प्रदीप जी की, आज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हमारे पास नहीं है जो आदरणीय मोदी जी का सामना कर सके, एक चुनौती तो है। लेकिन आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि ठीक है आज प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भले कोई खुलकर हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम एक कन्वेनर, एक समन्वयक,
एक रणनीतिकार, एक नेता टाइप जो सबको साथ लेकर चले। बाद में भले वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार न बने या बने, वो अलग विषय है, लेकिन कोई एक अगुआ बोलते हैं उसको उत्तर भारत की भाषा में, एक अगुआ तो कोई चाहिए जो इस पूरे नेतृत्व को लीड करे, लोगों को समन्वय करे, लोगों से गठजोड़ करे, बात करे, सुख दुख हो तो आए जाए, किसी का मन मुटा हो तो उसको देखे। तो हम समझते हैं कि उसकी एक अति आवश्यक है। आदरणीय ममता बनर्जी ने मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्तुत किया, अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन दिया, लेकिन बाद में मल्लिका जी ने स्वयं कहा कि नहीं, मैं अभी इसलिए तैयार नहीं हूँ, अभी और विचार विमर्श करते हैं और कोई नया नाम निकालते हैं। तो मंथन चल रहा है, सिर्फ मंथन अंत तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं समझता हूं कि नए साल में वो भी आपको नाम आ ही जाएगा। इंडिया गठबंधन की 4 सफलतापूर्वक बैठकें हो चुकी हैं, 5वीं बैठक भी बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी, तो नाम भी आ जाएगा। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यदि हम दे पाते तो बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है तो बिना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी हम लड़ेंगे, क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। लोग भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से परेशान हैं। कौन आने वाला है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो अभी है वो कब जाएगा, ये लोग बातें करते हैं। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हट जाए और बैठ के फिर सब लोग सब देश निर्माण में काम कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, चलते चलते ऐसा तो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि आप वही बातें सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अंततः जनता जनार्दन से कोई बड़ा नहीं होता। यदि मैं जो सुन रहा हूँ वो जनता की आवाज़ नहीं है तो नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन यदि मैं जो सुन रहा हूँ वो ही जनता की आवाज़ है तो भी नतीजे आ जाएंगे। तो नतीजे तो आना तय है। मई और जून में एक नई सरकार भी आना तय है। अब वो सरकार एनडीए की होती है कि इंडिया की होती है, ये तो जनता जनार्दन बताएगी। हमारा काम है पूरी ईमानदारी से अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ना, लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरना। लोग जो विश्वास उम्मीद हमारी पार्टी से, हमारे गठबंधन से करते हैं, लोगों को वो सपना सच करके दिखाना, ये हम करते रहेंगे। असफलता और सफलता दोनों हमारे लिए मायने नहीं रखती। देश की जनता से बड़ा धरती पर कोई नहीं। आनंद दुबे जी, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल है, पता नहीं इसका जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे। क्या ये भी संभावना है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले, फरवरी के आसपास हो सकता है उद्धव जी वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो? राजनीति संभावनाओं का खेल है सर। राजीव जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे अधिकार में नहीं है। कल क्या मैं व्यक्तिगत तरीके से आपसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं आप कौन हैं और आप धरती के नीचे कितने हैं और धरती के ऊपर कितने हैं, ये सारी दुनिया को मालूम है और मुझे तो भली भांति मालूम है। तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि राजनीति में संभावनाएं ही चलती हैं। कब क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। फिलहाल हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकेंगे। इसका एक सब्सिडरी सवाल, छोटे से में छोटा सा सवाल। स्पीकर साहब का जब निर्णय आएगा ना, मुझे लगता है उसके बाद उद्धव जी वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत 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 मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल बहुत अच्छा रहे। और मेरे लिए जो सबसे अच्छी खबर आई है इस पूरे साल में, वो ये आई है कि हमारे जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे, उनका जो डेथ सेंटेंस था, मृत्यु दंड जो था, वो वहाँ के अमीर ने हटा दिया है। अब लड़ाई चलेगी कि जेल कितने साल की होगी और जेल वो कहाँ पर बिताएंगे, क्योंकि एक ट्रीटी है कतार और इंडिया के बीच में कि जो नेवल ऑफिसर्स हैं दे कैन स्पेंड whatever time they have to spend in jail even in India. So I hope that happens and that's a great news. और राजू सर मेरी इच्छा है कि नए साल में मैं आपके कार्यालय आऊं और वो गमछा आपको भेंट कर सकूं। कई महीनों से मैंने आपके लिए लाके रखा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम। मैं आपके ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके और जय सिया राम, जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं भले आप जनवरी 22 को जाएं या ना जाएं अयोध्या, मैं उम्मीद करता हूं
कि उसके बाद जब भी वक्त मिले आप ज़रूर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर, थैंक यू सर। आनंद दुबे जी, जय श्री राम। नमस्ते, जय श्री राम सर। You know, I'm really hearing a lot of buzz about Mr. Uddhav Thackeray shaking hands again. I'm hearing it. People might laugh at it just now, but one never knows. It is interesting how they will, talk about Sanjay Nirupam. जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बचे कुछ MLAs भी आपके साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और आपके पास कैंडिडेट कहाँ है? इतने सारे सीट मांग रहे हैं। I don't want to say very much about Mr. Sanjay Nirupam. He's a very good friend, but perhaps Mr. Nirupam should be very careful about what he says. His own position in the Congress is somewhat untenable. I hope this doesn't come back to bite him.